Namaste, I is Javian Vijay Tripathi. I am working as an assistant professor in Department of Humanities, Social Science and Journalism under the Faculty of Education and Methodology. आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो है 2020 के दिल्ली दंगे। दो हजार बीस के इसी फरवरी महीने में दिल्ली में एक भीषण दंगा हुआ। काफ़ी टाइम बाद मैंने देखा था कि कहीं दंगा हुआ है। उसके पहले मेरे जहन में सिर्फ एक ही दंगा चलता था, वो था 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा। अब 2020 का दंगा चूँकि ताज़ा ही है और ये दंगा पूरी तरह से सुनियोजित था। भारत में उस टाइम पर भारत की सरकार ने यानी पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जिसे हम CAA कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और इस बिल के तहत भारत के 3 पड़ोसी देशों यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध, इनको भारत की नागरिकता दी जानी थी। यानी कि इन देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया था, है ना। अब देखिए कि भारत की सरकार यानी उस टाइम की सरकार, जो कि अब 2019 में ही सरकार बदली थी और बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। प्राइम मिनिस्टर फिर से नरेंद्र मोदी बने और इस बार गृह मंत्री बने अमित शाह। उन्होंने एक तगड़ा झटका अगस्त के महीने में दे ही दिया था 370 को हटा के। और अब बारी थी NRC और CAA की। CAA बिल लाया गया था कब? दिसंबर 2020 में, 10 दिसंबर। कहते हैं कि 10 दिसंबर को लोकसभा से इस बिल को पास कर दिया गया और इसके पक्ष में 311 वोट पड़े और विपक्ष में 80 वोट पड़े। 311 वोट पक्ष में पड़े, इसके फेवर में पड़े इस बिल के। CAA की बात कर रहे हैं हम, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके पक्ष में लोकसभा में 311 वोट पड़े और विपक्ष में पड़े 80 वोट। और 15 दिसंबर को 2020 में ही राज्यसभा में भी बिल पास हो गया। राज्यसभा में पक्ष में पड़े 125 वोट और विपक्ष में पड़े 99 वोट और वहां से भी ये बिल पास हो गया। 15 दिसंबर नहीं, सॉरी, 11 दिसंबर। अब ये बिल जब पास हुआ यानी CAA बन गया। अब CAA मैंने अभी बताया कि CAA पड़ोस में रहने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों में रहने वाले जो माइनॉरिटीज़ के हैं, माइनॉरिटीज़। अब इन माइनॉरिटीज़ में कौन कौन से हैं? पहले तो हो गए हिंदू, यहाँ माइनॉरिटी में ही है वो, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी एंड क्रिश्चियन। इन लोगों को इस एक्ट के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर ये लोग भारत में रह रहे हैं, कहाँ के रेसिडेंट्स हैं? इंडिया के, तो इन्हें भारत की नागरिकता यानी सिटीजनशिप दी जाएगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले रहने वाले इन 3 देशों की ये अल्पसंख्यक अगर भारत में रह रहे हैं तो इन्हें नागरिकता दी जाएगी। आपको ये क्लियर बता दूं स्टार्टिंग में ही इस लेक्चर के कि इस एक्ट के तहत, CAA के तहत किसी की नागरिकता जा नहीं रही है। याद रखना है, ध्यान रखना है कि इसके तहत किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है बल्कि दी जा रही है। अब देखिए क्रोनोलॉजी समझिए। देश की वामपंथी पार्टियां और वामपंथी समूहों ने मुसलमानों को भड़काया। चूँकि मुसलमान देश का पढ़ा लिखा है नहीं, उसे धर्म के नाम पर भड़काना बहुत आसान है क्योंकि उन्हें दी जाती है धार्मिक तालीम।
और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और ब्रेन वॉश करना मौलाना मौलवियों के लिए बहुत आसान है, इसीलिए वो शिक्षा की वकालत कभी नहीं करते, वो पढ़ाते हैं उन्हें धार्मिक किताबें, कुरान, शरीयत और हदीस पढ़ने की उन्हें नसीहत दी जाती है और उन्हें इस्लामिक तालीम लेने की नसीहत दी जाती है। उन्हें इस लोक से ज़्यादा परलोक के सपने दिखाए जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि ये लोक से ज़्यादा परलोक ज़्यादा बेटर है, आप वहाँ ज़्यादा आसानी से चीज़ें बेटर रहेंगी और आपके लिए वहाँ पर जन्नत है, स्वर्ग है, अप्सराएं हैं, हूरें हैं। यहाँ पर तो आपको अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण देने हैं। यानी कि जब तक जिंदा है आप, तब तक आप कर्जदार हैं इस्लाम के, मरने के बाद आप वास्तव में इस्लामिक कहलाएंगे। ऐसे कह के इनको, मुसलमानों को ब्रेन वॉश करना बहुत आसान है, क्योंकि उनके पास तार्किक शक्ति है नहीं, उनके पास धार्मिक शिक्षा है जिसपे विज्ञान का कोई लेना देना है नहीं। वैसे भी इस्लाम की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मानवता पीछे छूट जाती है, उनके नियम कानून आगे आ जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने भारत में मुसलमानों को बरगलाना शुरू किया, ब्रेन वॉश करना शुरू किया। और इसमें वामपंथी ग्रुप और वामपंथी समूहों का सबसे बड़ा योगदान रहता है। एक लाइन में क्लियर कर दूं कि भारत के अंदर या फिर किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर दो लॉबी चलती है, एक होती है इस्लामिक लॉबी, एक होती है वामपंथी लॉबी। इस्लामिक लॉबी तलवार है तो वामपंथी लॉबी उसकी ढाल है। यही वामपंथ इस्लामिक देशों में पनप नहीं पाया, वो क्रोनोलॉजी अलग है। और यही इस्लाम इन वामपंथी देशों में पनप नहीं पाया। हालांकि ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, लेकिन जब बात आती है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की, तो वहाँ इन दोनों के बीच में ऐसे घनिष्ठ संबंध होता है जैसे पति और पत्नी का संबंध होता है। तो इस तरह से भारत में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी जो अपने आप को नेता कहते हैं, वो उठ खड़े हुए। और उनमें तीन यूनिवर्सिटीज़ पहले आती हैं। एक आती है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, वो भी दिल्ली में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और तीसरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU। इन तीन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इसके खिलाफ 15 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करने शुरू किए। 15 दिसंबर 2020 को सड़कों पर उतर आए। धीरे धीरे करके ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया। अब क्या हुआ कि बाद में विरोध प्रदर्शन के तहत उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्यों कर रहे हैं, बस वो कर रहे हैं। इस एक्ट के समर्थन में, ये जो एक्ट बना था CAA, इसके समर्थन में BJP और प्लस NDA की दूसरी पार्टियां भी थी। लेकिन इसके विरोध में UPA और आम आदमी पार्टियां जैसी थी, आम आदमी पार्टी और UPA थी। और पक्ष में NDA और BJP, यानी BJP ही NDA का पार्ट है, तो NDA और उसकी दूसरी समर्थक पार्टियां भी थी। तो इस तरह से भारत में एक तरह से सुनियोजित दंगे की नींव रखी जाने लगी। अब विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, लोगों ने CAA को संविधान के खिलाफ बताना शुरू किया, ये बताना शुरू किया कि मुसलमानों के साथ धार्मिक भेदभाव हो रहा है। और बहुत सारे जैसे ओवैसी लोग, AIMIM, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, RJD और साथ में दक्षिण की वामपंथी पार्टियों ने भी विरोध प्रदर्शन में पार्टिसिपेट किया। इन्हें धार्मिक भेदभाव वाला बताया और बोला कि पार्लियामेंट को ऐसे किसी एक्ट को पास नहीं करना चाहिए। इवन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी हस्तक्षेप करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन बढ़ते चले गए और आने वाले टाइम पे दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं का हुजूम जुड़ने लगा, जिसमें मुस्लिम महिलाएं इकट्ठे होकर वहां पर विरोध प्रदर्शन करने लगी। अब देखिए, दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर किसी क्षेत्र में इसका असर था तो वो था ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाले दिल्ली में। वहाँ पर मिली जुली हिंदी और मुस्लिम आबादी रहती है। और शाह दरा से इसका शुरुआत होती है और जाफराबाद में जाके इसका चीज़ें बिल्कुल वस्ट हो जाती है। अब हुआ ऐसा कि प्रदर्शन चलता रहा और इसी बीच दिल्ली में इलेक्शन भी होने वाले थे। इलेक्शन में तीन पार्टियां थी। एक तरफ है आम आदमी पार्टी, उसके अपोजिशन में है BJP और इन तीनों के अपोजिशन में है कांग्रेस। चुनाव हुआ, दंगे चल रहे हैं, मतलब विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी फिर से इस बार 62 सीटें जीत गई और 11 फरवरी को रिजल्ट आया और 62 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई। BJP को मिली 8 सीट। कांग्रेस का इस बार
खाता नहीं खुला और इसे मिली 0 सीट। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव में फिर से जीत चुकी है। आम आदमी पार्टी पहले पहले ही उन विरोध प्रदर्शन करने वालों के समर्थन में ही थी और सीए के विरोध में थी। चुनाव हुआ। अब इसी टाइम पर भारत में दुनिया के सबसे पावरफुल देश के प्रेसिडेंट को आना था, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप पहली बार भारत की विजिट में आने वाले थे। उनकी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में जगह जगह पर चीज़ें कंट्रोल की जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे अहमदाबाद, अहमदाबाद से वो गए आगरा और आगरा से वो पहुंचे दिल्ली। दिल्ली में उनकी मुलाकात होनी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। उनका जो दौरा था, उनका दौरा था 24 फरवरी से। उनका दौरा था 24 फरवरी से। यहाँ पर जो ताहिर हुसैन है, जिसे अभी अभी AIMIM यानी ओवैसी ने अभी अभी AIMIM से विधायकी की टिकट दिया है और उसे 6 दिन की जमानत भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ताकि वो अपना प्रचार प्रसार कर सके, वो दंगे का मास्टरमाइंड था। अब होता ऐसे है कि 23 फरवरी के दिन, 23 फेब के दिन जाफराबाद के एरिया में कुछ महिलाएं, लगभग 250-300 महिलाएं सड़क में बैठी हुई थी, प्रदर्शन कर रही थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा था। पुलिस इनको गई मनाने, ये नहीं मानी, बात बनी नहीं। तो थोड़ी देर बाद लगभग 1-1:30 बजे के आसपास वहीं उसी क्षेत्र के एक बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया कि आज 3 बजे हम जाफराबाद में जाएंगे और इन प्रदर्शनकारियों के सामने खड़े होकर हम प्रदर्शन करेंगे। और हुआ भी ऐसे। अपने कुछ समर्थकों के साथ वो वहाँ पर पहुँचे। कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पर भाषण में कुछ ऐसी चीज़ें बोली जिसने माहौल ख़राब कर दिया। अब दोनों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई। अब अनहोनी के संकट थे। एक तरफ दिल्ली में शांति की ज़रूरत थी क्योंकि प्रेसिडेंट आ रहे थे। कानून व्यवस्था बनाए रखना दिल्ली की पुलिस की जिम्मेदारी थी। साथ में इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां या दूसरी कह लो कि दूसरी एजेंसियां भी इस चीज़ के लिए मुस्तैद थी कि ऐसी कोई अनहोनी ना होने पाए। लेकिन अनहोनी तो होनी थी क्योंकि वो पहले से प्री प्लान थी। अब हुआ ऐसा कि कपिल मिश्रा को जब पुलिस ने मनाया तो वो तो मान गए। उन्होंने कहा कि अभी ट्रंप के रहने तक तो हम जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप जब चले जाएंगे तो हम आएंगे और हम इस बार सड़कों में उतरेंगे जब अगर रोड खाली नहीं होती है। ये भाषण के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें और उन्होंने बोली होगी जो दूसरे समुदाय के लोगों को पसंद नहीं आई। हुआ ऐसा कि उसी रात से दंगों की शुरुआत हो जाती है जाफराबाद से। जाफराबाद में पुलिस के ऊपर अचानक से भीड़ ने हमला कर दिया। 250-300 के लोगों ने पुलिस पर हमला किया, थाने जला दिए और आसपास के दुकानों में आग लगाना शुरू किया। ये दंगा जब शुरू हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, जब हिंदू विरोधी दंगा है तो उसमें दोनों तरफ के लोग इन्वॉल्व होंगे और दंगे की शुरुआत हो जाती है 23 फरवरी से। अगले दिन ट्रंप को आना था। दंगे पे कंट्रोल करना दिल्ली पुलिस का काम था और उनको के सामने बहुत टास्क बड़ा था। यहाँ पर बल प्रयोग भी किया गया लेकिन बातें बनी नहीं। बाद में कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र थे जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे, वहाँ पर पुलिस के ऊपर भीषण हमले हुए। उसमें एक रतन लाल नाम के एक पुलिस के कांस्टेबल की मौत भी हो गई हॉस्पिटल में और डीएसपी और बड़े रैंक के अधिकारी भी इसमें घायल होने लगे। बाद में ड्रोन से पता चला कि ताहिर हुसैन ने इस पूरे दंगे की प्लानिंग की थी और ये प्लानिंग काफ़ी पहले से रही थी, 10-20 दिन पहले से। ताहिर हुसैन ने काफ़ी पैसे खर्च किए थे और उन्हें विदेशी फंडिंग के भी कुछ सबूत मिले हैं या आसपास से भी कुछ फंडिंग हुई है। बाहर के लोगों को मोहल्लों में जोड़ा गया, उन्हें हथियार दिए गए, पेट्रोल बम पकड़ाए गए और एसिड बम भी पकड़ाए गए। साथ में कुछ ऐसे बोल्डर्स इकट्ठे किए गए और छतों में पूरी तैयारियों के साथ चीज़ें रख ली गई। पुलिस के ऊपर भीषण हमले शुरू हुए। साथ में दूसरे लोगों को, हिंदू समुदाय के लोगों को भी मारा जाने लगा। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को जला दिया गया, कुछ दुकानों में आग लगा दी गई और आने जाने वाले लोगों को भी मारा गया। इससे पुलिस ने कड़े एक्शन लेने शुरू किए और ये दंगा धीरे धीरे करके उत्तर पूर्व के उस पूरे एरिया में दंगा फैल गया। दंगे के परिणाम स्वरूप हुआ ये कि इस पूरे दंगे में 53 लोग मारे गए। कितनी डेथ हुई? 53 लोग, जिसमें से 15 हिंदू थे और 38 मुस्लिम। 15 हिंदू और 38 मुस्लिम थे। कहते हैं कि इस पूरे हत्याओं में एक जान की कीमत बहुत होती है। किसी का बेटा मारा गया, किसी का पिता मारा गया, दंगे हुए,
लोगों की रोजी रोटी जला दी गई, लोगों की पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां जला दी गई। वैसे लोगों को भी परेशान होना पड़ा जिनका दंगे से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन चीज़ें ऐसी होती है जब प्री प्लान्ड लोगों को तकलीफ पहुंचाने की जब प्लानिंग की जाती है, तो इससे घटिया चीज़ संसार में कोई हो नहीं सकती। दंगा इसलिए किया गया था, पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव थे उस टाइम पे, उन्होंने बताया कि दंगा इसलिए किया गया था क्योंकि ट्रंप को आना था और देश के मुसलमान बताना चाहते थे देश दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली प्रेसिडेंट को कि हम इंडिया में खुश नहीं हैं और सरकार की नीतियों से हम पूरी तरह से खुश नहीं हैं। उन्होंने जांच में ये भी पाया कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप थे जहां पर अफवाहें फैलाई जा रही थी और लोगों को तैयार किया जा रहा था। आसपास के लोगों को जोड़ा गया, जो उस क्षेत्र के नहीं थे बाहर के भी थे, वो भी आए हुए थे। बहुत सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करके यूपी से भी आए हुए थे और दंगे हुए। 53 लोगों की जान चली गई। उनमें एक सबसे जो चर्चे वाली जान रही, जिसका सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ, वो था आईबी ऑफिसर। आईबी के एक ऑफिसर थे इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के, अंकित शर्मा। अंकित शर्मा खजूरी वाले इलाके के हैं, दिल्ली के खजूरी इलाके से हैं, वहाँ मुसलमान आबादी ज़्यादा है। शाम को ड्यूटी के बाद वापस लौट रहे थे तो दंगे हो रहे थे। दंगाइयों ने जब उन्हें देखा तो कहा कि ये पुलिस का आदमी है, पकड़ो इसे। और उनको पकड़ने के बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनको चाकू से स्टैब किया गया और उनकी लाश को नाले में फेंक दी गई। जब वो शाम तक अपने घर नहीं पहुंचे तो उनके घर वाले उनके ढूंढने निकले। आसपास के लोगों ने उन्हें बताया कि किसी एक व्यक्ति को मार के नाली में फेंक दिया गया है। जब नाले के लोकेशन में पहुंचे और जब पुलिस ने तो आईबी के ऑफिसर यानी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के ऑफिसर अंकित शर्मा की ही थी, जो मात्र 25 और 26 साल के थे। उनके जब बॉडी में पोस्टमार्टम किया गया हॉस्पिटल में, तो उनके बॉडी में 51 जख्म मिले, चाकू से गोदे हुए। उन्हें बेरहमी से उनको मारा गया था। उनका प्राइवेट का पार्ट भी काट दिया गया था, उनकी आंखें फोड़ दी गई थी। यानी कि ऐसी मौत दी गई थी जैसे इस्लाम में दी जाती है। तो अंकित शर्मा की इस मौत ने पूरी दिल्ली को ही नहीं, पूरे देश को झकझोर के रख दिया कि एक देश की सेवा करने वाला एक ऑफिसर ऐसे दंगे की चोट चपेट में और जाहिलों की चपेट में आ गया। कड़े एक्शन हुए और लगभग 758 एफआईआर दर्ज की गई। 2617 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से अभी 2094 लोग जमानत में है। मैं एक बार फिर बता दूं कि रिएक्शन जब हुआ तो उसमें 758 एफआईआर दर्ज की गई। 2617 लोगों को जेल पकड़ा गया यानी अरेस्ट किया गया। 2094 लोग अभी बेल में हैं। 47 लोगों को सजा दी जा चुकी है ना, और 16 केसेस सॉल्व हो चुके हैं। आप देखोगे कि बहुत स्लो चल रहा है प्रोसीजर। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज बैठ के कुर्सी में और एसी में ज्ञान बखार रहे हैं, लेकिन ज़मीनी वास्तविकता को स्वीकारने के लिए वो तैयार नहीं है। उन्हें भी पता है कि सीएए से किसी की नागरिकता जा नहीं रही थी। जो ये धर्मांध और ये दंगाई जो ये आंदोलन कर रहे थे, ये बिना किसी मतलब के कर रहे थे, इनमें से इनकी नागरिकता नहीं जा रही थी। दूसरा, दिल्ली पुलिस के ऊपर हमले होना, लोगों की गाड़ी जला देना, लोगों के घर जला देना, लोगों को परेशान करना, उनकी हत्याएं कर देना, इन जजों को नहीं दिख रहा है, बल्कि ये पुलिसिया एक्शन में ये वायसनेस ढूंढ रहे हैं। पटना हाई कोर्ट की एक जज थी अंजना प्रकाश, उन्होंने कहा कि एक ही धर्म को टारगेट किया गया था। ये स्टेटमेंट है एक जज के। एक ही धर्म को टारगेट किया गया था, तो किसको टारगेट करना चाहिए था? एक बार आप क्लियर कर दें। नागरिकता किसी की जा रही थी? बिल्कुल नहीं जा रही थी, नागरिकता दी जा रही थी। और ऐसे लोगों को या ऐसे समूह को नागरिकता दी जा रही थी जो इन 3 देशों में प्रताड़ित हैं। आपको पता होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान में 23% हिंदू थे और अभी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1% हिंदू बचे। बांग्लादेश में लगभग 24% हिंदू हुआ करते थे, अभी वहाँ पर 8% हिंदू बचे। अफ़गानिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तो तालिबान की सरकार है, तो वहाँ तो उम्मीद ही लगाना बेकार है। लेकिन इन 2 देशों में कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सरकार है और यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है।
तो एक ऐसे देश में अगर इन धर्म के लोगों के साथ भेदभाव होता है, इनका प्रताड़ना होता है, इनको मारा जाता है, जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है, तो ये एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत, जिसके मूल से ये सारे निकल के गए हैं वहाँ पर, जो कि पहले भारत के ही पार्ट हुआ करते थे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इनका सुध लें। तो हमने अगर इनको नागरिकता दी तो क्या गलत कर दिया? और फिर मुसलमानों के लिए तो दुनिया में 57 देश है, उनको नागरिकता देने की अगर हम प्रबंध कर देते हैं तो सारे 57 देश के मुसलमान भारत की नागरिक बन जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? इस्लाम तो वैसे भी भारत का नहीं है। भारत में तो वो अत्याचारी, क्रूर और आतताई थे वो, जो भारत में आए और यहाँ के लोगों को मारा, कन्वर्ट किया, मंदिरों को डेमोलाइज किया गया, यहाँ की औरतों का रेप किया गया, पकड़ पकड़ के उनको बैलगाड़ियों में ले जाया जाता था और अरब के बाजार में कौड़ी के दाम बेचा जाता था। ये उन्हीं के हिस्टोरियंस जो उनके साथ आए उन्होंने ही लिखा है। आप क्या ज्ञान दे रहे हो? वामपंथ, वामपंथ एक ऐसा कीड़ा है जो सब कुछ जानते हुए भी अंधा बना बैठा रहता है। किसी चीज़ की समस्या का समाधान नहीं है, बस समस्याएं हैं वामपंथ के पास। ये सारी बातें हैं। दिल्ली दंगा एक ऐसा चोट है दिल्ली के, देश की राजधानी के अंदर, जो सदियों तक, जिससे हम उभर नहीं पाएंगे। तो फरवरी का महीना चल रहा था, इलेक्शन का फिर से टाइम है, और उस दंगे के बाद फिर पहला इलेक्शन हो रहा है ये, और इस बार माहौल बदला हुआ है। इस बार बीजेपी भी टक्कर में है, आम आदमी पार्टी तो है ही। देखते हैं आगे चुनाव के बाद क्या होता है। तो ये थे दिल्ली दंगे जो हमने डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।